नमस्कार। देखिए, बैंकिंग सिस्टम का सबसे लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे अकाउंट क्या होता है, इसमें जो है फिक्स्ड डिपॉजिट पढ़ना होता है, रेकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ये तीनों क्या होते हैं इसको समझेंगे। फिर हम लोग चेक के बारे में समझेंगे कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। बैंक ड्राफ्ट एक टॉपिक होता है, उसको समझेंगे। कोर बैंकिंग क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग जो है पेमेंट सिस्टम को समझेंगे, यानी भुगतान प्रणाली को, जिसमें एनईएफटी को पढ़ना होता है, आरटीजीएस को, आईएमपीएस को, यूपीआई को, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। फिर हम लोग एटीएम के बारे में भी समझेंगे कि एटीएम कितने प्रकार के होते हैं, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग जो है आज के इस वीडियो में पूरे आसान भाषा में, व्यवहारिक भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। ये आपको जो है 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप किसी बैंक में जाकर खाता खुलवाते हैं तो उसी को जो है अकाउंट कहा जाता है। अब ये अकाउंट जो है तीन प्रकार के होता है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि जमा, दूसरा होता है रेकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा, और तीसरा होता है डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा। अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? तो जब भी आप किसी भी बैंक में ले जाकर अपना पैसा निश्चित समय के लिए जमा कर देते हैं, बड़ा अमाउंट, तो उसी को जो है फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। सपोज डैट कि आपके पास जो है 5 लाख रुपया है और आप उस 5 लाख रुपया को ले जाकर किसी बैंक में 5 सालों के लिए जो है जमा कर दिए, यानी 5 सालों के लिए फिक्स कर दिए, तो उसको जो है फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। अब आप उसको 5 सालों के लिए जमा किए हैं एक निश्चित समय के लिए, तो आप उस निश्चित समय के अंदर जो है उस पैसा को नहीं निकाल सकते हैं, यानी 5 साल के अंदर आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो उसी को जो है फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि जमा कहा जाता है। इसमें जो है बैंक जो है आपको ब्याज देता है। यह ब्याज जो है 8 से 10% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। मतलब फिक्स डिपॉजिट में ब्याज मिलता है। और फिक्स डिपॉजिट से ध्यान रखिएगा कि बैंकों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप तो अपना पैसा ले जाकर 5 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिए 5 सालों के लिए। अब वो बैंक जो है उस 5 लाख रुपया से 5 सालों तक जो है उससे कमाई करेगा, यानी उसी 5 लाख रुपया को किसी दूसरे व्यक्ति को जो है लोन के रूप में दे देगा, उससे ब्याज कमाता रहेगा। जैसे आपको ब्याज देगा 8% और जिस व्यक्ति को वो लोन के रूप में दिया है आपके पैसा को, उससे लेगा 10%। तो यहाँ पर 2% जो है बैंक वालों को फायदा हो जाएगा। तो उसी को कहा जाता है फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। जब तक समय रहेगा उसके पहले जो है ये आपको मिलने वाला नहीं है। एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा। आवर्ती जमा क्या होता है कि इसमें भी जो है एक निश्चित राशि को जमा किया जाता है निश्चित समय के लिए, लेकिन इसमें पैसा एक बार नहीं दिया जाता है। इसमें जो है किस्त के रूप में पैसा हर मंथ जो है बैंक में जमा करते हैं, तो उसको जो है आवर्ती जमा कहा जाता है। जैसे एलआईसी वगैरह का नाम सुने होंगे, उसमें भी 10 साल 15 साल के लिए जो है लोग एलआईसी खुलवाते हैं, तो उसमें हर महीना पैसा जमा करते हैं। तो वो भी एक निश्चित पैसा ही जमा करेंगे, लेकिन एक बाइक नहीं जमा करेंगे, एक बार में नहीं जमा करेंगे। उसमें जो है किस्त वाइज जमा करते, हर महीना जमा करते रहते हैं। उसमें भी जो है बैंक वाले ब्याज देते हैं। वह ब्याज जो है 3 से 8% हो सकता है। उसमें भी बैंक वालों को फायदा हो जाता है। तो जब किस्त के माध्यम से हर मंथ जमा किया जाता है तो उसको आवर्ती जमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वही एक होता है डिमांड डिपॉजिट, जिसको मांग जमा कहते हैं। इसमें लोगों का वैसा पैसा जमा रहता है जिससे लोग जो है जब चाहे तब निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों ध्यान रखिएगा, फिक्स डिपॉजिट में और रेकरिंग डिपॉजिट में, इसमें जो पैसा जमा होता है उसको आप जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं। जब इसका टाइम पूछेगा तभी आप निकाल सकते हैं। लेकिन डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा खाता होता है कि इसमें जिस भी व्यक्ति का पैसा रहता है वो जब चाहे तब निकाल सकता है। जैसे नॉर्मल हम लोगों का जो भी बैंक अकाउंट में पैसा है, वह पैसा जो है डिमांड डिपॉजिट है, उसको हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं। जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो हम बैंक में जाएंगे, फॉर्म को फिल करेंगे और पैसा निकाल कर लेकर चलेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में, इसमें निश्चित समय के लिए पैसा रख दिया जाता है, जिसको समय पूछने पर ही निकाला जा सकता है। ठीक है। अब आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं।
देखिए, फिक्स डिपॉजिट क्या है कि जब निश्चित धन को निश्चित समय के लिए एक ही बार में जमा किया जाता है तो उसे एफडी कहा जाता है, यानी फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। इस पर जो है बहुत अधिक ब्याज मिलता है, 8 से 10% इस पर ब्याज मिल जाता है। इसकी अवधि की बात करें तो 7 दिन से 10 साल तक हो सकता है। मतलब 7 दिन के लिए भी फिक्स किया जा सकता है और 10 साल के लिए भी फिक्स किया जा सकता है। वही रेकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा क्या है कि जब निश्चित धन को निश्चित समय के लिए मासिक आधार पर जमा करते हैं, अर्थात हर महीने जमा करते हैं, तो उसी को आरडी कहा जाता है, यानी रेकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। इस पर जो है 3 से 8% ब्याज मिल जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है कम इनकम वालों के लिए है, मतलब जिनकी आमदनी कम है, जो एक बार में ही पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यह है कि वो महीना महीना जो है जमा कर सकते हैं, तो उसको आवर्ती जमा कहा जाता है। ठीक है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा। वैसा जमा धन जिसका मांग ग्राहक कभी भी कर सकता है, तो उसी को मांग जमा कहते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है बैंक वालों के द्वारा, वो व्यक्ति जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है, तो उसको मांग जमा कहते हैं। यह जो है दो प्रकार के होता है, एक होता है चालू खाता यानी करेंट अकाउंट, और दूसरा होता है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। अब देखिए करेंट अकाउंट क्या है, तो यह खाता जो है बिजनेस करने वाले व्यक्तियों के लिए होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए जो है करेंट अकाउंट है। अब बिजनेस में भी छोटा मोटा बिजनेस नहीं, जिसमें आमदनी बहुत अधिक हो, कमाई बहुत ज़्यादा हो, मंथली कमाई हो या फिर पर डे का कमाई बहुत अधिक हो, तो वह जो है करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे छड़ गिट्टी का जो दुकान हो गया, कपड़ा का मॉल हो गया, कपड़ा दुकान हो गया, या फिर कोई किराना का ही बहुत भारी दुकान हो गया, तो उन सब में जो है आमदनी बहुत अधिक होता है। महीना में लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, तो वो व्यक्ति जो है करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। और करेंट अकाउंट जो है बिजनेस के नाम से ही खुलवाया जाता है, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं खुलवाया जाता है। इसमें जो है लेन देन की कोई भी सीमा फिक्स नहीं होती है, कितना का भी लेन देन किया जा सकता है इस अकाउंट से, करोड़ों का भी लेन देन हो सकता है। लेकिन एक बात है कि करेंट अकाउंट में कोई भी ब्याज नहीं मिलता है बैंक वालों के द्वारा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बिजनेस करने वाला व्यक्ति ही करेंट अकाउंट खुलवा सकता है, तो क्या जो भी छोटा मोटा बिजनेस करता है वो सब खुलवा लेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आमदनी भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे देश में ऐसे दुकान है, किराना दुकान, जैसे कोई किराना दुकान खोल लिया तो वो भी एक बिजनेस ही कर रहा है, लेकिन उसका आमदनी पर डे का 300-400 रुपया है, तो महीना का कितना कमाएगा वो? 10 से 12 हज़ार, 20 हज़ार कमाएगा। तो 20 हज़ार के लिए करेंट अकाउंट तो नहीं खुलवाएगा, खुलेगा भी नहीं उसका करेंट अकाउंट। तो बिजनेस हो और बिजनेस के साथ साथ आमदनी भी ज़्यादा हो, तो वह जो है करेंट अकाउंट खुलवा सकता है। वही एक होता है बचत यानी सेविंग अकाउंट। यह जो है सामान्य व्यक्तियों के लिए होता है। सामान्य व्यक्ति जो नॉर्मल कमाते हैं 15 हज़ार 20 हज़ार रुपया, उनके लिए होता है सेविंग अकाउंट। इसमें जो है बहुत कम बचत को क्या किया जाता है, जमा कर दिया जाता है। इसमें लेन देन की सीमा फिक्स होती है सेविंग अकाउंट में, कि कितना आप प्रतिदिन लेन देन कर सकते हैं या फिर मंथली लेन देन कर सकते हैं। जैसे कहीं किसी किसी बैंक में जो है एक मंथ के अंदर जो है आप 2 ही बार 3 ही बार पैसा निकाल सकते हैं, या फिर 50 हज़ार एक दिन में निकाल सकते हैं। लिमिट सब फिक्स कर दिया जाता है, तो वो सेविंग अकाउंट में फिक्स किया जाता है। लेकिन करेंट अकाउंट में कोई लिमिट फिक्स नहीं होता है। सेविंग अकाउंट में यह है कि इसमें ब्याज मिलता है 4%। अगर आपका पैसा रखा गया है सेविंग अकाउंट में, तो आपको बैंक वाले जो है 4% लगभग ब्याज दे देते हैं। मतलब कहीं कहीं पर 4% से कम भी मिलता है या फिर 4% भी मिल जाता है। तो ये सेविंग अकाउंट होता है। हर व्यक्ति का भारत में देखिएगा सबसे ज़्यादा कौन सा अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट, क्योंकि हर कोई बिजनेस तो कर ही नहीं रहा है। तो ये होता है चालू खाता और बचत खाता में अंतर। ठीक है। अब आइए हम चेक को समझते हैं कि चेक क्या होता है। तो देखिए चेक एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बैंक अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। कोई भी निकाल सकता है, तो उसको चेक कहा जाता है। अब चेक जो है कई प्रकार के होता है, आइए उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है बियरर चेक, जिसको साधारण चेक कहा जाता है। इस चेक के माध्यम से कैश धन निकलता है, यानी कैश पैसा निकल जाता है। यह चेक जिस व्यक्ति के पास होता है वह व्यक्ति जो है पैसा भजा सकता है, पैसा निकाल सकता है। मतलब बियरर चेक अगर किसी का है और वह किसी के हाथ लग गया, तो वह जो है जाकर पैसा भजा सकता है।
ये सबसे असुरक्षित चेक होता है और इसकी पहचान ये है कि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। इस वजह से कोई भी व्यक्ति ले जाकर पैसा भजा सकता है। अगर आपका मान लीजिए बेरर चेक है और उस पर अमाउंट लिखा गया है, अकाउंट नंबर लिखा गया है और आपका वो गुम हो गया, कहीं पर खो गया और वह किसी व्यक्ति को मिल गया जिसको आप पहचान नहीं रहे हैं, तो वह व्यक्ति भी जाकर बैंक से पैसा भजा सकता है। इसलिए इसको सबसे असुरक्षित चेक माना गया है। और दूसरा होता है ऑर्डर चेक यानी अदिष्ट चेक। इस चेक से भुगतान उसी व्यक्ति से होगा जिस व्यक्ति का नाम इस चेक पर लिखा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ऑर्डर चेक है और आप किसी व्यक्ति को 50,000 रुपया देना चाह रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को आप 50,000 रुपया देना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का उस चेक पर नाम लिखिएगा, अमाउंट लिखिएगा, अकाउंट नंबर लिखिएगा। तो वह व्यक्ति जब जाएगा बैंक अकाउंट में तभी जाके उसको पैसा मिलेगा। दूसरा कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको कहा जाता है ऑर्डर चेक कहा जाता है। अब बैंक वाले जो है उस चेक पर जिसका नाम लिखा है वही व्यक्ति आया है, इसकी पहचान करने के लिए उस व्यक्ति से आधार कार्ड मांगते हैं और उस आधार कार्ड पर फोटो देखते हैं, उसका चेहरा मिलाते हैं, फिर नाम मिलाते हैं जो चेक पर लिखा गया है आधार कार्ड से, तब जाके उसको पैसा देते हैं। मतलब पहचान के लिए आधार कार्ड लेते हैं। यानी उस चेक पर, ऑर्डर चेक पर जिसका नाम लिखा रहता है वही भजा सकता है, दूसरा कोई भी भजा नहीं सकता है। तो उसको जो है ऑर्डर चेक कहा जाता है। और एक होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या है कि जो चेक होता है उसके बाएं तरफ कोने में दो समानांतर लाइनें खींच दी जाती है, दो रेखा खींच दी जाती है, उसी को क्रॉस चेक कहा जाता है। अब उस चेक को लेकर जो भी व्यक्ति बैंक में जाता है तो उसको कैश पैसा नहीं मिलता है, उसके अकाउंट में पैसा बैंक के द्वारा डाल दिया जाता है, तो उसी को क्रॉस चेक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जो है आपको दे दूं एक क्रॉस चेक 50,000 का और आप उसको लेकर बैंक में गए, तो बैंक वालों के द्वारा जो है आपको 50,000 कैश नहीं दिया जाएगा, आपके अकाउंट में 50,000 डाल दिया जाएगा, तो उसी को क्रॉस चेक कहा जाता है। तो मतलब क्रॉस इसीलिए किया जाता है कि आपको कैश पैसा ना मिले, आपके अकाउंट में पैसा चला जाए। इसलिए यह जो है सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि यह तो कैश नहीं दे रहा है ताकि आप कैश लेकर कहीं भाग जाएं, चाहे आपका पहचान ना हो, कितना का बैंक पहचान में रखेगा, इसलिए अकाउंट में डाल देता है। अब अकाउंट में डालने से क्या होता है कि जब चाहे तब बैंक वाला जो अगर गड़बड़ हुआ तो निकाल सकता है, अगर आप वो व्यक्ति नहीं है तो वो निकाल लेगा। इसलिए जो है ये सबसे सुरक्षित माना जाता है क्रॉस चेक का। इसका यही पहचान है कि ऊपर बाएं तरफ कोने में जो है दो समानांतर लाइनें खींची होती है। ठीक है। और एक होता है गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक जो है इसका साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन इससे भुगतान नहीं होता है। ये केवल दिखाने के लिए होता है। जब भी किसी को पुरस्कार के रूप में राशि दिया जाता है तो उसको जो है गिफ्ट चेक दे दिया जाता है, लेकिन उससे भुगतान नहीं होगा कभी भी। उसके साथ जो है एक चेक दिया जाता है, उस चेक के माध्यम से भुगतान हो सकता है। लेकिन गिफ्ट चेक बहुत बड़ा होता है साइज में, ये केवल दिखाने के लिए होता है जनता को कि इनको इतना प्राइज दिया गया है। ठीक है। अगला है पोस्ट डेटेड चेक। ये क्या होता है? देखिए, वैसा चेक जो लिखे तारीख से अगले 3 महीने तक वैध हो तो उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप आज किसी को चेक दिए, आज 21 तारीख को चेक दिए और वह जो है आज किसी कारणवश पैसा नहीं उठा पाया, पैसा नहीं भेजा पाया उस चेक के माध्यम से, तो क्या वो चेक एक्सपायरी हो जाएगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पोस्ट डेटेड चेक होता है उसका 3 महीना वैलिडिटी होता है। मतलब आज 21 तारीख से लेकर 3 महीना के अंदर जो है वो कभी भी उससे भुगतान कर सकता है, उससे पैसा उठा सकता है, तो उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। भारत में जो भी चेक हैं वो सब पोस्ट डेटेड चेक होते हैं, वो जल्दी एक्सपायर नहीं करते हैं, लगभग उनका वैलिडिटी जो है 3 महीना तक होता है। ठीक है। एक होता है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक जो है वैसा चेक होता है जिस पर हस्ताक्षर हो जाता है किंतु धनराशि लिखी नहीं रहती है कि कितना पैसा चाहिए, और जिस व्यक्ति को दिया जाता है वह व्यक्ति अपने मन से क्या करता है, उस पर धनराशि लिख लेता है, तो उसको ब्लैंक चेक कहा जाता है। जैसे मैं आपको अगर ब्लैंक चेक दे दूं तो हम उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, अकाउंट नंबर लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, टोटल चीज़ उस पर लिख देंगे, लेकिन धनराशि नहीं लिखेंगे और आपको दे देंगे। आप अपने मन से उस पर धनराशि लिख दीजिएगा और जाकर भुगतान कर सकते हैं, जाकर चेक भजा सकते हैं, तो उसी को ब्लैंक चेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सबसे लास्ट होता है चेक बाउंस। ये क्या है? देखिए,
मान लीजिए कि आप किसी को जो है 50,000 का चेक दिए और वह गया भुगतान कराने के लिए बैंक में, और बैंक में पता चला कि आपके अकाउंट में जो है 20,000 रुपया है, तो क्या वो बैंक वाला उसको 50,000 रुपया देगा? नहीं देगा। तो उसी को कहते हैं चेक बाउंस, यानी चेक पर जितना धन राशि लिखा गया है उतना धन राशि जो है आपके बैंक अकाउंट में ना हो, तो उसी को चेक बाउंस कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो है कानूनन अपराध है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर जो है कार्रवाई भी किया जा सकता है, आप पर आप जेल भी जा सकते हैं अगर चेक बाउंस हो गया तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब धन राशि अकाउंट में न हो और उससे ज़्यादा चेक पर लिख दिया जाता है तो उसी को चेक बाउंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आइए हम बैंक ड्राफ्ट को समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, इसको हम उदाहरण से समझते हैं तब जाके ये समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप बिहार के निवासी हैं और आप जो है दिल्ली में किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा अमाउंट देना चाह रहे हैं, जैसे 50-60 लाख रुपए उसको देना चाह रहे हैं। तो अगर आप उसको कैश देने जाइएगा तो हो सकता है कि रास्ते में लूट-पाट हो जाए, छीना-झपटी हो जाए, इसका डर है। तो आप उसको बोले कि चेक ले लीजिए, तो वो चेक लेने से इनकार कर रहा है क्योंकि उसको जो है आप पर विश्वास नहीं है। हो सकता है चेक बाउंस कर जाए, इस वजह से वह जो है डर गया है। इसलिए वो कह रहा है कि आप बैंक ड्राफ्ट जारी करवा दीजिए। तो आप जो है अपने बैंक में गए, मान लीजिए आपका बैंक जो है स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक के ब्रांच में गए जहाँ पर आप खाता खुलवाए थे, और वहाँ पर जाके ब्रांच में बोले कि हमें जो है बैंक ड्राफ्ट जारी करना है। तो बैंक वाले बोले ठीक है, हो जाएगा, बताइए कितना का करना है? तो आप बोले 50 लाख रुपया का करना है। तो वो बैंक वाले जो है आपके अकाउंट को खंगालेंगे, आपके अकाउंट को चेक करेंगे कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपया है कि नहीं है। जब उनको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपया है तो वो कहेंगे ठीक है, जारी हो जाएगा, बताइए कहाँ पर जारी करना है, किस व्यक्ति को देना है। तो आप उस दिल्ली वाले व्यक्ति को जो है उसका एड्रेस बताइएगा, उसका नाम बताइएगा, तो बैंक वाले आपको एक कागज़ दे देंगे, एक फॉर्म दे देंगे जिस पर एड्रेस लिखा रहेगा उस व्यक्ति का, दिल्ली वाले व्यक्ति का, उसका नाम लिखा रहेगा कि वह, और यह भी लिखा रहेगा कि वह किस दिल्ली में किस बैंक ब्रांच से जाकर वो पैसा निकाल सकता है। ये टोटल जानकारी उस कागज़ पर लिखा रहेगा, उसी को बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। अब आप उस बैंक ड्राफ्ट को लेकर आइएगा और पोस्ट ऑफिस से उसको सेंड कर दीजिएगा दिल्ली में। अब वो उसको जो है मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिल्ली वाले व्यक्ति को, और वह व्यक्ति जो है उस बैंक ड्राफ्ट पर देखेगा कि किस बैंक ब्रांच में हमें जाना है, क्योंकि उसी बैंक ड्राफ्ट पर लिखा रहेगा बैंक ब्रांच का नाम, दिल्ली वाला। और उसको देखकर उसी बैंक ब्रांच में जब जाएगा उस बैंक ड्राफ्ट को लेकर, तो बैंक ब्रांच वाले उसको 50 लाख रुपया कैश दे देंगे। तो ये जो है बैंक ड्राफ्ट होता है। जब भी हम बैंक ड्राफ्ट जारी करवाने जाते हैं, जहाँ का भी जारी करवाना होता है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक में वो गया था, उसका अकाउंट था स्टेट बैंक में, तो स्टेट बैंक वाले देखेंगे कि जो ये व्यक्ति का एड्रेस है वहाँ पर स्टेट बैंक का कोई ब्रांच है कि नहीं है। अगर वहाँ पर स्टेट बैंक का ब्रांच होगा तो उसी ब्रांच में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, इस व्यक्ति के अकाउंट से 50 लाख काट कर उस बैंक ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि जब दिल्ली वाला व्यक्ति अपने नियरेस्ट SBI के ब्रांच में जाए तो उसको 50 लाख रुपया वह ब्रांच उसको दे दे। यानी बैंक ड्राफ्ट जो है ये एक वित्तीय पुर्जा है जिसकी सहायता से पैसा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। और बैंक ड्राफ्ट जो है ये चेक से बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि बैंक वाले पहले ही जांच कर लेते हैं कि आपके अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। बाउंस का कोई भी झंझट इसमें नहीं होता है। ठीक है। बैंक ड्राफ्ट जारी करने हेतु बैंक जो है कुछ कमीशन लेता है, कुछ कुछ बैंक जो है कमीशन लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं कि कोर बैंकिंग क्या होता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोर बैंकिंग का पूरा नाम होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिसको CBS कहा जाता है, या फिर इसी को सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति में ग्राहक एक विशेष ब्रांच में खाता खोलकर पूरे देश में उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपना बैंकिंग कार्य करवा सकता है। उसी को जो है कोर बैंकिंग कहा जाता है। जैसे समझिए कि जनरली अब देखिएगा कि आप जो है किसी भी बैंक ब्रांच में खाता खुलवाते हैं अपने नियरेस्ट में, तो आपको जो भी कार्य करवाना हो, जैसे KYC कराना हो, मोबाइल नंबर चेंज करवाना हो, नाम बदलवाना हो, तो आप उसी बैंक ब्रांच में जाइएगा,
तभी जाके वो काम होगा। जैसे मान लीजिए कि आप स्टेट बैंक के किसी ब्रांच में खाता खुलवाएं, तो आप उसी ब्रांच में कोई भी काम करवा सकते हैं। कोई दूसरा स्टेट बैंक का ब्रांच है, वहाँ पर आप जाइएगा तो आपका काम नहीं होगा। वो कहेंगे कि जाइए आप जहाँ पर खाता खुलवाए थे उसी ब्रांच में जाइए, ऐसे कह देते हैं। लेकिन कोर बैंकिंग में क्या होता है कि आप किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में खाता खुलवाइए और आपको कोई भी काम करवाना हो तो आप इंडिया में उस बैंक का कोई भी ब्रांच होगा कहीं पर भी, वहाँ पर आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। उसको कोर बैंकिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक के आप नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में खाता खुलवा लिए कोर बैंकिंग वाला, तो और आप दिल्ली चल गए तो दिल्ली में स्टेट बैंक का जो ब्रांच होगा वहाँ पर भी आप केवाईसी करा सकते हैं। कुछ समय के लिए आप पंजाब चल गए तो पंजाब में स्टेट बैंक का जो ब्रांच होगा वहाँ पर आप केवाईसी करा लीजिएगा, मोबाइल नंबर चेंज करवा लीजिएगा, कोई भी आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन ऐसे नॉर्मल कोई खाता खोलता है, जैसे मान लीजिए बिहार में किसी का स्टेट बैंक के किसी ब्रांच में खाता खोला गया है और वो गुजरात में जाकर कमा रहा है और उसका केवाईसी फेल हो गया और वहाँ पर स्टेट बैंक के किसी ब्रांच में जाएगा गुजरात में केवाईसी कराने के लिए, तो वहाँ के बैंक वाले कहेंगे कि आप चले जाइए अपने गाँव जहाँ पर आप खाता खुलवाए थे, वहाँ पर जाके उस ब्रांच में केवाईसी करा सकते हैं। लेकिन कोर बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है, उस बैंक का ब्रांच कहीं पर भी हो वो काम करवा सकता है, उसी को कोर बैंकिंग कहा जाता है। यानी इस पद्धति में ग्राहक जो है ब्रांच का ग्राहक नहीं होता है, वो बैंक का ग्राहक बन जाता है। वो बैंक का ब्रांच जहाँ पर भी होगा अपना काम करवा सकता है। ठीक है। अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेमेंट सिस्टम यानी भुगतान प्रणाली। ये क्या होता है? तो जब आप किसी के बैंक अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेजते हैं या फिर मंगाते हैं तो उसी माध्यम को पेमेंट सिस्टम कहा जाता है यानी भुगतान प्रणाली कहा जाता है। इसकी जो है मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं। एक होता है एनईएफटी, दूसरा होता है आरटीजीएस और तीसरा होता है आईएमपीएस और एक और नाम है, चर्चित नाम है यूपीआई। इसका नाम आप बहुत बार सुने होंगे। तो इनसे जो है प्रश्न पूछा जाता है। आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है एनईएफटी। इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नाम ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछ लेता है प्रश्न। एनईएफटी क्या होता है? तो जब भी आपको जो है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजना हो तो आप एनईएफटी के माध्यम से भेजते हैं। अब एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेजने के लिए आप जिस भी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं तो उसका जो है अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए और उसका प्रॉपर नाम चाहिए, तब जाके आप उसके बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। लेकिन वही देखिएगा, एक होता है यूपीआई। यूपीआई के माध्यम से अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसा भेजना हो तो उसके लिए आपको अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं है, आईएफएससी कोड की आवश्यकता नहीं है। आप जो है उसके मोबाइल नंबर से ही आप उसके अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। तो ये यूपीआई होता है। और एनईएफटी के माध्यम से जब आप पैसा भेजते हैं तो इसमें समय लगता है, आधा घंटा समय लग सकता है या फिर 4 घंटा 5 घंटा, कभी कभी 12 घंटा का भी समय लग सकता है जब आप एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेजते हैं तब। लेकिन यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजने पर तुरंत पैसा चला जाता है। जैसे आप किसी दुकान में गए, कोई सामान खरीदें तो आप जो है उस पर उसको पेमेंट करते हैं तो तुरंत उसमें उसके मोबाइल में दिखा देता है कि पैसा आ गया। लेकिन अगर आप एनईएफटी करते हैं तो उसमें आप बैंक अकाउंट डालिए, आईएफएससी कोड डालिए, तब आप भेजिए और उसमें भी समय लगता है। तो एनईएफटी में झंझट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यूपीआई के माध्यम से कोई झंझट नहीं है, केवल मोबाइल नंबर चाहिए, तुरंत पैसा चला जाता है। तो फिर बात ये आती है कि जब यूपीआई इससे बढ़िया है एनईएफटी से, तो एनईएफटी को बंद क्यों नहीं कर देते? तो देखिए इसके पीछे रीज़न है और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि एनईएफटी के माध्यम से आप कितना जितना चाहें उतना पैसा भेज सकते हैं अकाउंट नंबर डालकर। लेकिन यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजने में लिमिट होता है। सभी बैंकों का अलग अलग लिमिट होता है। कोई बैंक लिमिट तय कर देता है कि आप दिन भर में 50,000 का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब लेन देन कर सकते हैं, या फिर महीना में कुछ लिमिट तय कर देता है। लेकिन एनईएफटी में ऐसा लिमिट तय नहीं है। इसमें आप 1 रुपया से लेकर करोड़ों तक जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के बैंक अकाउंट में। इसलिए एनईएफटी जो है ज़रूरी है। अगर ज़्यादा अमाउंट आपको कहीं पर किसी के बैंक अकाउंट में भेजना है तो आप एनईएफटी ही करिएगा, यूपीआई से नहीं जाएगा। देख लीजिएगा कभी 50,000 60,000 भेजिएगा, यूपीआई से जइबे नहीं करेगा। कोई कोई बैंक है जो सुविधाएं देता है, नहीं तो कोई कोई है बहुत कम लिमिट लगा देता है यूपीआई में। लेकिन एनईएफटी में ये नहीं है, कितना भी आप पैसा भेज सकते हैं। अब देखिए एनईएफटी की सुविधा जो है वो बैंक वाले देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है
स्टेट बैंक में आपका खाता है, तो आपको एनईएफटी अगर करना हो तो आप स्टेट बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। उसका जो ऐप है योनो ऐप, उसको डाउनलोड करिएगा तो उसमें जो है एनईएफटी की सुविधा होगा। तो उसके माध्यम से आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई जो है ये एप्लीकेशन होता है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसमें यूपीआई की सुविधा होता है, उन सब में जो है एनईएफटी की सुविधा नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एनईएफटी में फंड को समूहों में निपटाया जाता है आरबीआई के द्वारा। देखिए, जब हम किसी भी बैंक अकाउंट में एनईएफटी करते हैं पैसा को, तो वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, वो सबसे पहले जाता है आरबीआई के पास। और आरबीआई जो है, बहुत सारा आरबीआई के पास एनईएफटी आ जाता है, तो आरबीआई निश्चिंत होकर बैठती है और देखती है कि कहाँ कहाँ से पैसा आया है और इसको कहाँ कहाँ भेजना है। तो उसको एक बार में समूह में ही सभी पैसा को भेज देती है, जहाँ पर उसको भेजा गया होता है वहाँ पर। इसलिए इसमें एनईएफटी में समय लगता है। लेकिन यूपीआई से जब करते हैं तो आरबीआई के पास नहीं जाता है, डायरेक्ट जिसके पास भेज रहे हैं उसके पास चला जाता है। ठीक है, तो ये यूपीआई एनईएफटी में एक झंझट है। दूसरा, इसमें लिमिट तय नहीं है, जितना भी आप भेज सकते हैं वो चला जाएगा। एनईएफटी करने के लिए कुछ बैंक जो है इसके लिए चार्ज लेते हैं, कुछ बैंक चार्ज भी नहीं लेते हैं एनईएफटी के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि एनईएफटी से और यूपीआई, इन दोनों से जो है ना विदेशों में पैसा भेजा जा सकता है और ना ही विदेशों से पैसा मंगाया जा सकता है, ना एनईएफटी से और ना ही यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, अगला है आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या होता है? देखिए, अभी आप एनईएफटी और यूपीआई को पढ़े। एनईएफटी के माध्यम से जब हम पैसा भेजते हैं तो वो तुरंत नहीं पहुंचता है, उसमें समय लगता है, लेकिन उसमें लिमिट नहीं है, हम जितना चाहें उतना एनईएफटी कर सकते हैं। वही यूपीआई में तुरंत पैसा तो पहुंच जाता है, लेकिन उसमें लिमिट रहता है। 10 लाख, 15 लाख या फिर 1 करोड़, 2 करोड़ अगर ट्रांसफ़र करना हो तो यूपीआई से नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुरंत पहुंच जाता है। इसीलिए इन दोनों को नज़र रखते हुए एक और चीज़ बनाया गया जिसका नाम रखा गया आरटीजीएस। आरटीजीएस में दोनों सुविधा होता है। आरटीजीएस से जो है तुरंत पैसा पहुंच जाता है और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, जितना चाहें उतना हम भेज सकते हैं। इसलिए धन हस्तांतरित करने वाली तीव्र पद्धति होती है, मतलब बहुत तेजी से पैसा चला जाता है। आरटीजीएस पद्धति में धन को समूहों में नहीं बल्कि एक एक करके निपटाया जाता है। देखिए, जब हम आरटीजीएस करते हैं तो वह भी आरबीआई के पास जाता है, लेकिन आरबीआई जो है जैसे आता है वैसे ही आरबीआई जहाँ पर भेजना होता है वहाँ पर भेज देती है, तुरंत भेज देती है, एक एक करके, समूह में नहीं निपटाती है। इसलिए इसमें समय नहीं लगता है, तुरंत पैसा पहुँच जाता है और जितना चाहें उतना हम भेज सकते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो वो 2 लाख 4 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं करते, वो उनका डेली का जो है अरबों खरबों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। तो वह जो है आरटीजीएस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा भेजना है और तुरंत भेजना है, इसलिए वो आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आरटीजीएस की सुविधा जो है हर बैंकों में नहीं है, गिने चुने बैंकों में आरटीजीएस की सुविधा जो है उपलब्ध होती है। आरटीजीएस की एक खराबी भी है। इसकी खराबी क्या है कि इसमें न्यूनतम सीमा फिक्स किया गया है, मतलब आप कम से कम जो है 2 लाख रुपया आरटीजीएस कर सकते हैं। 2 लाख से अगर आप नीचे करिएगा आरटीजीएस तो नहीं होगा। और अधिकतम सीमा की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी अधिकतम कर सकते हैं, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, कितना भी। लेकिन अगर कम से कम करना हो तो 2 लाख आप आरटीजीएस कर सकते हैं। लेकिन वही एनईएफटी में देखिए कि उसमें कोई भी न्यूनतम सीमा नहीं है, 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 1 करोड़ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आरटीजीएस में न्यूनतम सीमा है 2 लाख, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और भी एक खराबी है कि आरटीजीएस जब तक बैंक चलेगा तब तक आरटीजीएस काम करेगा, मतलब जब तक बैंक खुला रहेगा, और बैंक बंद हो गया तो आरटीजीएस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी तत्काल भुगतान सेवा। ये क्या है? देखिए, इसके माध्यम से भी हम किसी के बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा भेज सकते हैं, तत्काल भुगतान कर सकते हैं, इसमें भी समय नहीं लगता है। और यह जो है 24/7 अवेलेबल होता है, मतलब 24 घंटा और 7 दिन ये अवेलेबल होता है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है। इसमें क्या है कि इसमें प्रतिदिन की लिमिट फिक्स किया गया है कि आप 2 लाख रुपया तक ही जो है लेन देन कर सकते हैं आईएमपीएस के माध्यम से, वो भी प्रतिदिन। ठीक है, लेकिन वही देखिए, आरटीजीएस जो था उसमें कोई लिमिट नहीं था,
न्यूनतम 2 लाख रुपया था, अधिकतम आप कितना भी भेज सकते हैं। तो जरा सोचिए कि जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होंगे जो कि डेली का उनका करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, तो क्या वो IMPS का उपयोग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसका तो एक दिन में लिमिट फिक्स है 2 लाख रुपया। इसलिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो RTGS का उपयोग करते हैं, IMPS का उपयोग नहीं करते हैं। और ये जो है 24 घंटा उपलब्ध होता है IMPS, लेकिन RTGS 24 घंटा उपलब्ध नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं कम पैसे वाले, वह जो है IMPS का उपयोग करते हैं, जिनका डेली का जो है 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन होता है वही IMPS का उपयोग करते हैं। ठीक है, IMPS को NPCI द्वारा संचालित किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो आप NEFT और RTGS पढ़े उसको जो है RBI द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं IFC कोड क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखिए, यह जो है एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड है जो जिसका उपयोग किया जाता है NEFT करते वक्त, RTGS करते वक्त और IMPS करते वक्त। ठीक है, इसमें 11 अक्षर देखने को मिलता है IFC कोड में। इससे प्रश्न पूछा जाता है। शुरू के जो 4 अक्षर होते हैं वो बैंक के नाम को दर्शाते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इसमें जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और जो 5वां जीरो होता है यानी शून्य होता है, वो भविष्य के लिए आरक्षित होता है। मतलब भविष्य में अगर कोई चेंज करना हो तो वो जीरो के स्थान पर कर सकते हैं, 5वें जीरो के स्थान पर। ठीक है, और अंतिम का जो 6 अक्षर होता है वह बैंक की शाखा को प्रदर्शित करता है कि कौन सी बैंक की शाखा है, स्टेट बैंक की कौन सी शाखा है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड का पूरा नाम होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। देखिए, 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बीच सुरक्षित संदेश पहुंचाने के लिए स्विफ्ट कोड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में अगर विदेशों से पैसा मंगाना है, तो विदेश वाला जो बैंक है वह आपसे स्विफ्ट कोड मांगेगा आपके बैंक ब्रांच का। तो जब आप उसको स्विफ्ट कोड भेजते हैं और वो अपने बैंक ब्रांच में स्विफ्ट कोड डालता है, तो आपके बैंक ब्रांच का टोटल जानकारी जो है उसके पास चला जाता है और वह निश्चिंत होकर आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो संदेशों को पहुंचाने के लिए स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर इंडिया के अंदर अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो IFC कोड लगता है, उसी प्रकार अगर आपके विदेशों से पैसा आ रहा है या फिर आप विदेशों में पैसा भेज रहे हैं तो स्विफ्ट कोड लगता है बैंक ब्रांच की जानकारी के लिए। ठीक है, यह 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बीच भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है स्विफ्ट कोड का। यह भी ध्यान रखिएगा कि स्विफ्ट कोड जो है केवल संदेशों को हस्तांतरित करता है, न कि धनराशि को। मतलब स्विफ्ट कोड के माध्यम से आप जो है धनराशि ट्रांसफर नहीं कर सकते, धनराशि नहीं आता है, जानकारी जाता है एक बैंक ब्रांच का दूसरे बैंक ब्रांच के पास। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं ATM को। ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह जो है एक स्वचालित मशीन होता है, मतलब अपने से चलने वाला मशीन, इसको कोई ऑपरेट नहीं करता है। इसमें जो है हम लोग डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड डालते हैं, किसी भी तरह का कार्ड, और इससे पैसा निकाल लेते हैं। इसमें पैसा जो है बैंक वालों के द्वारा इसमें भरा रहता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है। इससे पैसा निकालने के लिए हमें पिन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि पिन को व्यक्ति खुद जनरेट करता है बैंक के द्वारा, और वह पिन अपने पास ही रखता है, याद रखता है, किसी दूसरे को नहीं बताता है। और पैसा निकालते वक्त उसी पिन को जो है डाला जाता है, तब जाके पैसा निकलता है, आपके जो भी बैंक अकाउंट में पैसा होगा वह पैसा। ठीक है, भारत के सभी ATM को जोड़ने वाला नेटवर्क को नेशनल फाइनेंशियल स्विच कहते हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच ही जो है ये भारत के सभी ATMों को जोड़ के रखता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है। अब जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है इसको कौन संचालित करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच को कौन संचालित करता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम के द्वारा। ठीक है, ATM की खोज जो है 1967 में हुआ था जॉन शेफर्ड वार्नेस के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में पहला ATM जो है 2004 में आया, SBI ने लाया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसने जो है कोची में झनकार नामक स्टीमर में लगाया था। स्टीमर का मतलब जो पानी में चलने वाला जहाज होता है उसमें लगाया गया था SBI के द्वारा पहला ATM। अब आइए हम ATM के प्रकार को समझते हैं। देखिए, ATM जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। आइए उसको एक एक करके देखते हैं।
पहला है बैंक का एटीएम। इस एटीएम का स्वामित्व तो बैंक के पास होता है और उसका संचालन भी बैंक स्वयं करते हैं, तो उसको जो है बैंक का एटीएम कहा जाता है। मतलब ये वैसा एटीएम होता है जिसमें जितना भी कार्य होगा एटीएम से संबंधित सारा के सारा जो है बैंक द्वारा ही किया जाएगा। उसका सर्वर की निगरानी रखना, उसमें पैसा नगद पैसा डालना, जितना भी कार्य होगा सब के सब बैंक द्वारा किया जाएगा। और उस एटीएम पर बैंक का जो है प्रॉपर लोगो लगा रहता है, तो उसी को बैंक का एटीएम कहा जाता है। और दूसरा होता है ब्राउन लेवल एटीएम। इस प्रकार के एटीएम में नगद की व्यवस्था और इंटरनेट सर्वर की व्यवस्था बैंक द्वारा किया जाता है और बाकी जो भी कार्य है वो तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है। मतलब ब्राउन लेवल एटीएम में बैंक जो है दो ही कार्य करता है, एक नगद उसमें डाल देता है और दूसरा उसका इंटरनेट सर्वर की व्यवस्था करता है। बाकी जो भी देख रेख करना हो वो सारे जो है तीसरे पक्ष द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उसको ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। और इसमें भी जो है बैंक अपना लोगो लगा देता है, क्योंकि मेन काम तो बैंक ही कर रहा है, तो उसमें अपना लोगो लगाता है, तो उसको ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। उसके बाद है व्हाइट लेवल एटीएम। ये क्या होता है? तो आप इसके पहले वाले वीडियो में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब ये वैसे कंपनी होती है जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह कार्य करती है, तो उन्हीं को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहा जाता है। तो ये भी जो है अपना एटीएम लॉन्च करती है, तो उसी एटीएम को व्हाइट लेवल एटीएम कहा जाता है। मतलब इस एटीएम का देख रेख जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किया जाता है, उसे ही व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। इस पर जो है इन्हीं का लोगो रहता है, किसी बैंक का लोगो नहीं रहता है। जैसे आप जो है नाबार्ड का एटीएम देखे होंगे, कहीं आपके शहर में होगा, बहुत ज़्यादा होता है नाबार्ड का एटीएम। तो नाबार्ड जो है वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद होता है माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम क्या है? जब आप मॉल में जाइएगा और आप कोई सामान खरीदिएगा और आपके पास कैश नहीं है, तो आपको जो है कहा जाता है कि कार्ड है तो दे दीजिए। तो आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो एक छोटा सा मशीन होता है स्वाइप करने के लिए, उसी मशीन को माइक्रो एटीएम कहते हैं। वो बहुत छोटा होता है। ठीक है। इसे पीओएस भी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए जो है दो तरह के कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है डेबिट कार्ड और दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। अब ये दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। डेबिट कार्ड क्या है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है और उसको आप निकालना चाहते हैं एटीएम से, तो उसके लिए आपको एक कार्ड की आवश्यकता पड़ती है जिसको डेबिट कार्ड कहा जाता है। इसी कार्ड के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, जितना पैसा है उतना। ठीक है। डेबिट कार्ड बहुत ही सिक्योर होता है। इसमें कई प्रकार के सिक्योरिटी प्रोसेस होती है, जैसे कि इसमें जो है 16 डिजिट का नंबर होता है। कार्ड के फ्रंट पर लिखा रहता है 16 डिजिट का नंबर, जिसको एटीएम कार्ड नंबर के नाम से जाना जाता है। और इस पर एक्सपायरी डेट भी होता है कि कब ये एक्सपायर कर जाएगा, ये भी लिखा रहता है। और इसके साथ ही वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, यानी CVV होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। CVV जो है कार्ड के पीछे देखिएगा काला पट्टी होगा, उस काला पट्टी पर 3 अक्षर का CVV कोड होता है, उस पर लिखा रहता है। तो ये जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है ये सब। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है 4 अंक का पिन, जो कि आप स्वयं उसको जनरेट करते हैं और आप अपने पास ही रखते हैं, मतलब याद रखते हैं, किसी दूसरे को ये बताना नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। पैसा निकालते वक्त एटीएम से ये काम आता है। ठीक है। वही होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है सबके पास नहीं होता है। बैंक को लगता है कि हमारे लिए बढ़िया ग्राहक है, चुनिंदा ग्राहकों को बैंक के द्वारा जो है क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से हम लोन ले सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, तो भी आप जो है एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। जब चाहे तब जो है क्रेडिट कार्ड से लोन लिया जा सकता है। मतलब जब हम कार्ड लगाएंगे तो पैसा नहीं ले रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं, फिर उस बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है। इसमें बैंक ग्राहकों को एक सीमा तय कर देती है। इसमें बैंक ग्राहकों को 25,000 से 3 लाख तक लोन दे सकती है। मतलब 25,000 से लेकर 3 लाख तक ही आप जो है उससे निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर 30 से 40 दिन तक ब्याज नहीं लगता है। अगर आप 30 से 40 दिन के अंदर बैंक को पैसा नहीं देते हैं, तब वो बैंक वाले जो है ब्याज जोड़ना चालू कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड होता है।